नमस्ते दोस्तों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तलाक, जिसे लिखा है अनजान ने। कहानी बड़ी भावभीनी है। आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तलाक। आज वे फिर सामने थी। चेहरे पर वही लावण्य, वही स्निग्धता लिए मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। माथे पर एकदम छोटी सी बिंदी, करीने से पहनी हल्के रंग की कॉटन की साड़ी में वे सादगी की प्रतिमूर्ति नजर आ रही थी। वे शहर की जानी मानी शख्सियत हैं। बड़े बड़े अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में स्त्री पुरुष के संबंधों की जटिलताओं पर लेख लिखती हैं। काउंसलिंग भी करती है। न जाने कितने ही संबंधों को टूटने से बचाया है उन्होंने। वर्तमान में मनोविज्ञान विशेषज्ञ के तौर पर विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर रोली, यही छोटा सा नाम है उनका, लेकिन उनकी शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं। कुछ कार्यवश मुझे उनसे मिलना था। फोन पर मैंने अपना परिचय दिया तो कुछ क्षणों के बाद ही वे मुझे पहचान गई और अगले दिन दोपहर मिलने का समय दे दिया। मैं ठीक समय पर पहुंच गई। उन्हें काउंसलिंग में व्यस्त देखकर मैं चैम्बर के बाहर बैठ गई। उनसे मेरा पहला परिचय तब हुआ था जब मैं 17-18 वर्ष की रही होंगी। एक करीबी रिश्तेदारी में विवाह था। दिसंबर की सर्दियों की अर्धरात्रि पश्चात फेरे चल रहे थे। मंडप के चारों ओर गद्दे रजाइयों की व्यवस्था थी। हम सभी रजाई ओढ़े फेरे देख रहे थे। तभी एक महिला रिश्तेदार भीतर से आई और मेरे साथ बैठी युवती से मुखातिब हुई तो उनकी धीमी खुसफुसाहट ने मेरा ध्यान सहज ही उनकी ओर आकर्षित कर लिया। कैसी हो रोली? पूरा जनवासा छा नहीं, तुम यहाँ बैठी हो? ठीक ही हूँ भाभी जी। कट रही है, आइए बैठिए ना। उसने धीरे से खिसक कर जगह बनाते हुए कहा। तुमसे कब से अकेले में बात करने की सोच रही थी, पर इस शादी की भीड़ भाड़ में मौका ही नहीं लगा। जी कहिए ना, यहाँ तो लोग भी गिने चुने ही हैं। उनमें से कुछ फेरे देखने में मगन है तो कुछ ऊँग रहे हैं। कहते हुए उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो मैंने झट से मुंह रजाई से ढक लिया। तुम्हारी शादी का क्या हुआ फिर? उन लोगों से कोई बात हुई? बहुत बुरा लगा सुनकर। रिश्तेदार महिला ने कुरेदना शुरू किया। क्या होना है भाभी जी, सब खत्म हो गया। तलाक मिल गया कुछ महीने पहले। और इतना दहेज जो दिया था तुम्हारे पापा ने, वो वापस लिया कि नहीं? यहाँ जिंदगी खराब हो गई। आप दहेज की बात कर रही हैं। क्या करूंगी दहेज के सामान का? थाने में ही पड़ा है। तुम खुलकर तो बताओ, ऐसा ऐबी तो ना दिखता था लड़का। सुनकर युवती के मुंह से आह निकल गई। ऐब होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती भाभी जी। क्या बताऊं, समझ में नहीं आता कि कैसे बताऊं। जब तक बतलाओगी नहीं तब तक लोग कुछ न कुछ बोलते ही रहेंगे। सच्चाई तो पता चलनी चाहिए। यह खुसर पुसर मेरे कानों तक भी स्पष्ट पहुंच रही थी। न चाहते हुए भी मेरा ध्यान अनायास ही उन पर केंद्रित हो गया। युवती 23-24 वर्ष की, गेहूं रंगत वाली, लंबी आकर्षक देह यष्टि की स्वामिनी थी। घनी केश राशि को उन्होंने जूड़े में कैद कर रखा था। सलीके से पहनी गई सादी साड़ी में भी बेहद सुंदर लग रही थी। विवाह वाले घर में वह जब से आई थी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। उसके सलोने चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखों में काजल के बजाय गहन उदासी की स्याही थी। भाभी जी, आप तो जानती हैं कितनी धूमधाम से शादी हुई थी मेरी। लाखों खर्च कर दिए थे मेरे पापा ने। सरकारी नौकरी वाला दामाद पाकर घर में सब इतने खुश थे कि किसी ने भी गहराई से तहकीकात करने की जरूरत नहीं समझी। फिर वहां से भी चट मंगनी पर ब्याह का दबाव था। लड़के का कोई चक्कर? नहीं नहीं, चक्कर वक्कर कुछ नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इधर शादी उधर तलाक की नौबत आ गई? छोड़िए ना भाभी जी, क्या करेंगी जानकर, जो होना था हो गया। तुम्हारी मम्मी मुझसे कह रही थी तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का बताने को। अब देखो, लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, इसलिए सोचा तुमसे ही पूछ लूं सच्चाई। क्या हुआ था, बताना। कोई जरूरत नहीं लड़का वड़का ढूंढने की भाभी जी। मैं जिस हाल में हूँ ठीक हूँ। चलो ठीक है, पर कारण तो बताओ। तुम्हारी मम्मी तो कह रही थी बहुत घटिया निकले तुम्हारे ससुराल वाले। दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। लाखों का दहेज देने के बाद भी रोज मारपीट भी। ऐसा कुछ भी नहीं था भाभी जी, मेरी ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे। तो तुम्हें बता दो क्या वजह रही। पहले भी तो हर बात तुम मुझे बताया करती थी, है कि नहीं?
अब क्या मैं पराई हो गई तुम्हारे लिए? वह समझ गई कि इस प्रश्नोत्तरी से उसका पीछा तब तक नहीं छूटेगा जब तक वह सब कुछ बता नहीं देगी। लिहाजा नजरें झुकाए उसने बोलना शुरू किया, और जो बोलना शुरू किया तो बोलती ही चली गई। भाभी जी, मेरी ससुराल वाले बुरे नहीं थे, बस एक गलती हो गई उनसे। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी मेरी। शादी के बाद पहली रात हर लड़की की तरह मैं भी अनगिनत सपने सजाए अमित जी का इंतजार कर रही थी, पर ये नहीं आए। सुबह लज्जावश और किसी से तो पूछ नहीं सकी, पर छोटी ननद से पूछा तो वो बोली कि भैया तो ऊपर कमरे में सो रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। लगा मेहमानों की भीड़ की वजह से शर्म आ रही होगी, सब ठीक हो जाएगा। पर भाभी जी, पूरे 7 दिन तक अमित मुझे नजर ही नहीं आए। उफ, ऐसा क्यों? ऐसी भी क्या शर्म? ब्याह हुआ है, आखिर घर वालों को तो सब देखना चाहिए ना। तुम्हारी सास मूर्ख है क्या? भाभी जी, अब क्या बताऊं, कैसे बताऊं? मैं तो यही समझ रही थी कि कहीं ये बहुत बिजी है, इसलिए मेहमानों के जाने के बाद मैं खुद ही उन्हें ढूंढते हुए उनके सामने जाकर खड़ी हो गई तो ये मुझसे नजरें चुराने लगे। फिर एहसास हुआ कि ये तो मुझसे भाग रहे हैं, और मुझे लगा कि कुछ ज्यादा ही शर्मीले हैं। पर पर भाभी जी, महीनों तक यही लुका छिपी चलती रही। वे भूलकर भी मेरे कमरे में ना आते, बहाने बनाकर मुझे मायके भी जाने नहीं दिया। न खुद मायके से किसी सदस्य से मिलने को तैयार थे, और न ही मेरे सामने आते थे। मैं इनसे बात करने का, इनकी इस बेरुखी की वजह जानने का मौका ढूंढ रही थी, पर ये तो गजब ही कर रहे थे। आखिर एक दिन मेरा सब्र चूक ही गया। एक शाम किचन में खाना बनाते वक्त जब मैंने अमित को ननद से पानी लाने को कहते सुना, तो मैं खुद ही पानी लेकर उनके सामने पहुंच गई। मुझे देखा तो बोले, तुम क्यों आई? पानी रख दो और जाओ। भाभी जी, उस समय मुझे जाने क्या हुआ, सारी लाज शर्म लिहाज मैंने उतार फेंका और ढीठ होकर बोली कि क्यों जाऊं मैं? बीवी हूं आपकी, और यह आप क्या मुझसे छिपते फिरते हो? शादी क्या सिर्फ घर के काम और घर वालों की सेवा कराने के लिए की थी मुझसे? इस तरह मुंह क्यों चुराते हो? जवाब में उन्होंने एक सनसनाता हुआ थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद कर दिया। उदास आंखों से गंगा जमुना छलकी, जिन्हें मैंने पल्लू से सफाई से पोंछ लिया। उस दिन थप्पड़ खाकर भी मैं चुप नहीं रह पाई थी। मैं उनके पैरों में पड़ी अपनी गलती पूछ रही थी कि आखिर मुझे तुम किस गलती की सजा दे रहे हो, जो मैं शादी के बाद भी सिर्फ नाम की ब्याहता हूँ। अमित मुझे वैसे ही रोता छोड़कर बाहर चले गए। अब तक घर वालों को भी पता चल चुका था कि हमारे बीच क्या हुआ। रात में मम्मी जी खाने के लिए मनोहार करने आई तो मैंने साफ कह दिया कि जब तक अमित मुझे इस व्यवहार की वजह नहीं बताते, मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी, ऐसे ही प्राण त्याग दूंगी। अगले दिन मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली, न ही कुछ खाया पिया। मेरे सास ससुर ने मनाने की बहुत कोशिश की, पर मैं अड़ गई। अगले दिन भी मैं कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। जब अमित आए, तब पहली बार उन्होंने मुझसे खुलकर बात की। और बात क्या की भाभी जी, वज्र प्रहार कर दिया उन्होंने मुझ पर। क्या? क्या बोला वह? उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट मेरे सामने रख दी। मैंने प्रश्नवाचक नजरों से देखा तो उन्होंने नजरें झुका ली। वे वे तो भाभी जी शादी निभाने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने बताया कि अपनी इस कमी का एहसास तो उन्हें बचपन से ही समझ में आ गया था, उम्र की समझ आते ही हो गया था। उनके माँ पापा को भी उनके बचपन से मालूम होगा, लेकिन जब वे थोड़े बड़े हुए तो डॉक्टरी जांचें हुई, पर डॉक्टर के नकारात्मक जवाब के बाद भी वे इस सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय झाड़ फूक कराने जाने लगे। कुछ ढोंगी बाबा और हकीमों ने सलाह दी कि शादी करा दो, तब सब ठीक हो जाएगा। ये बात सिर्फ अमित के माता पिता को ही पता थी। छोटी बहन और अन्य रिश्तेदार इस बात से सर्वथा अनजान थे। सरकारी नौकरी लगते ही अमित के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। अमित तो शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, पर उन पर रिश्तेदारों का, समाज का दबाव बढ़ता जा रहा था। लोग सवाल पूछते, जिनके जवाब में वे तरह तरह के बहाने बनाते हुए थक चुके थे। इस दबाव के चलते ही आखिर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर ही दी। लेकिन शादी के बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वे मेरा सामना कर सके या मुझे सच्चाई बता सके, इसलिए मुझसे दूर भागते थे। मगर जब उन्हें लगा कि अब मुझसे सच छिपाना नामुमकिन है, तो बहुत हिम्मत जुटाकर वे मेरे सामने आए। उन्होंने मुझसे माफी मांगी अपने किए की, पर मैं भला क्या माफ करती? वे मुझसे बोले, जो कहो करने को तैयार हूँ, जो चाहो सजा दे दो। इस पर मैंने इतना ही कहा, मायके भेज दीजिए मुझे। और इस घटना के एक दिन बाद ही मैं मायके आ गई। मायके में भी कुछ दिन तक तो समझ ही नहीं आया कि क्या बताऊं सबको।
पर भला माँ और बड़ी बहन से कैसे छिपा पाती। मेरे चेहरे पर फैली उदासी उन दोनों से छिपी न रही। बड़ी दीदी ने मेरा मन टटोला तो कई दिन की भरी मैं उनके सामने फूट फूट कर रो पड़ी। सब कुछ जानकर मेरे घर वालों पर तो जैसे गाज ही गिर पड़ी। माँ अपना सिर पीट रही थी। पापा और भैया को पता चला तो उन्होंने बहुत सुनाया मेरी ससुराल वालों को। मेरे ससुर अपराधी की भांति सिर झुकाए सब सुनते रहे, हाथ जोड़ते रहे, पर पापा का क्रोध चरम पर था। मेरे बहुत मना करने पर भी दहेज का झूठा केस करवा दिया। सास ससुर अमित तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाभी जी, मेरे साथ गलत तो हुआ था, पर अब जो हो रहा था वो और भी गलत था। अमित को ऊपर से नोटिस आ गया था। नौकरी पर बनाई थी। छोटी ननद की मंगनी टूट गई थी। आखिरकार कुछ समय बाद आपसी सहमति से तलाक हो गया। पर ऐसी शादी तो वैसे ही खारिज हो जाती। भाभी ने बोला, हाँ, पर मैं कोर्ट में ये कैसे कह पाती कि अमित शादी के लायक नहीं थे। नहीं हो पाता मुझसे ऐसा कहना। मैं तो अपनी शादी के मामले को कोर्ट में घसीटना कभी चाहती ही नहीं थी। लेकिन पापा पर तो जैसे बदला लेने का जुनून सवार हो गया था। वे मेरी ससुराल वालों को कड़े से कड़ा सबक सिखा देना चाहते थे। इसलिए मेरे मायके वालों ने मेरी चलनी ही नहीं दी। पहले अमित मुझसे नजरें चुराते थे। उस दिन तलाक के फैसले के बाद मैं उनसे नजरें चुरा रही थी। मेरी वजह से वे और उनका परिवार समाज में उपहास का पात्र जो बन गया था। अमित ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैं संयत नहीं रह पाई। घोर आत्मग्लानि से मैं मर रही थी। उनका वह दयनीय चेहरा मैं भूल नहीं पाती भाभी। कुल जमा 2 साल के इस समय में पहले शादीशुदा के ठप्पे के बाद अब वह तलाकशुदा का ठप्पा भी लग चुका है। कहते कहते वह शून्य में निहारने लगी। गम न करो, उदास न हो, सब ठीक होगा। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? दोबारा खुशियां जरूर आएंगी तुम्हारे जीवन में। यह दिलासा सुन सुनकर उसके चेहरे पर विद्रूप भरी हंसी उभर आती और लुप्त हो जाती। जब भाभी ने भी ऐसा ही कहा तो बोली, क्या खुशी आएंगी भाभी जी, मेरा तो मन ही मर गया है। अब कोई खुशी नहीं चाहिए मुझे। ऐसा ना कहो रोली, उस शादी का कोई मतलब भी तो नहीं था। वहां रहकर तुम करती भी क्या? आगे जीवन बहुत लंबा है। शादी का मतलब अगर शारीरिक संबंध और वंश बढ़ाना ही है तो हाँ, फिर इस शादी का कोई मतलब नहीं था। पर भाभी जी, मैंने तो मन वचन कर्म से उन्हें अपना पति मान लिया था। पूरी निष्ठा से 7 फेरे लिए थे। आप लोग ही तो पहले बचपन से सिखाते हो कि भारतीय नारी सिर्फ एक बार एक ही पुरुष को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। और अब समझा रहे हो कि जीवन बहुत लंबा है, इसलिए किसी और का हाथ थाम लूं। सालों से घुट्टी की तरह पिलाया भारतीय नारी वाला सबक चुटकियों में भूल जाऊं। और दूसरे रिश्ते में भी कोई और दिक्कत हुई तो खुशियों की वहां गारंटी है क्या भाभी जी? तो क्या सारी उम्र जोगन बनी रहूंगी? जिस पल मैंने अमित को कोर्ट के बाहर एक हारे शख्स की तरह सिर झुकाए हाथ जोड़ते देखा था ना, तभी सोच लिया था, किसी के होठों की मुस्कुराहट और जीवन का सुकून छीनने का जो अपराध मुझसे हुआ है, मुझे भी कोई हक नहीं है मुस्कुराने का। तो गलती तो उन लोगों की थी जो इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों को। फिर भी उन्हीं की वकालत कर रही हूँ। आश्चर्य है। वे तो गैर थे ना, पर मेरे अपनों ने क्या किया? समाज परिवार का दबाव क्या होता है ये मैंने जान लिया। जब परिवार प्रश्न चिन्ह लगाता है कि शादी क्यों नहीं कर रहे, तो इस प्रश्न का जवाब अमित जैसे लोग कैसे दे? परिवार को जवाब दे भी दे तो समाज खड़ा हो जाता है। कितना मानसिक संताप यह समाज देता है, मैं आज समझ सकती हूँ। वे समाज से यह कह नहीं सकते थे कि वे शादी के काबिल ही नहीं है। यह समाज तब भी उन्हें चैन से जीने नहीं देता। उन्होंने आखिर समाज और परिवार के दबाव में आकर शादी कर ली, और मैंने अपने परिवार के दबाव में आकर कोर्ट में अपने मायके वालों के झूठे आरोपों पर हामी भर दी। हद है, उन्हीं का पक्ष लिए जा रही हो रोली। खैर, अभी तुम्हारा घाव ताजा है, कुछ समय लगेगा भरने में। कुछ घाव कभी नहीं भरते भाभी जी। मैं भरने देना चाहती भी नहीं। और अपने माँ पापा को तड़पता देखती रहोगी? तुम्हारी चिंता में वे घुले जा रहे हैं। मैं आत्मनिर्भर बन तो रही हूँ भाभी। नेट क्वालिफाई कर लिया है, नियुक्ति भी मिल जाएगी। और रही बात मेरी खुशियों की, तो मेरे इस दुख और स्थिति के जिम्मेदार भी वही है। पहले पड़ताल न की, तुरंत फुरत में ब्याह दिया, फिर उन लोगों पर झूठा केस भी कर दिया। भाभी जी, मैं तो नादान थी, मायके आकर दीदी को सब बता दिया। पर ये लोग तो समझदार थे ना। शादी के नियम सिर्फ शारीरिक संबंधी होते हैं क्या? यदि उस समय थोड़ा धैर्य रखा होता तो मैं और अमित आज भी साथ होते।
मैं अमित के खंडित दमित आत्मविश्वास को सहारा देती। पति पत्नी की तरह दैहिक संबंध भले न होता, पर एक दूसरे के सच्चे साथी तो हम बन ही सकते थे। भविष्य में किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेते तो उसका भी भविष्य संवरता, हमें भी एक उद्देश्य मिल जाता। अरे तुम पागल हो क्या रोली? ये सब काल्पनिक बातें हैं। तुम्हारी शादी कोई फिल्म नहीं थी। दाम्पत्य जीवन में दैहिक संबंध भी जरूरी होते हैं, और यह भी एक महती आवश्यकता होती है स्त्री और पुरुष की। देखो, शादी एक स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों से ही फलीभूत होती है, जबकि तुम्हारे केस में तो यह शादी शादी थी ही नहीं। ऐसे विवाह नहीं चलते हैं रोली। तभी पंडित जी की जोरदार आवाज से उनकी तंद्रा भंग हुई। वे वर वधू से कह रहे थे, फेरे संपन्न हुए। आप दोनों अपने कुल देवता, कुटुंब, अपने समाज के सम्मुख मन वचन कर्म से एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर चुके हैं। यह अटूट बंधन अब जन्म जन्मों के लिए बन चुका है। यह मात्र देह नहीं, मन का भी संबंध है। जाइए, अपने स्वजनों का आशीर्वाद लीजिए। रोली गीली आंखें लिए मुस्कुराई, फिर मुड़कर बोली, भाभी जी, मैं हो जाऊंगी तैयार दोबारा सो कॉल्ड खुशियों के स्वागत के लिए। बस आप लोग एक काम और कर दीजिए। हाँ हाँ बोलो ना। मेरे मन का भी उनसे तलाक करवा दीजिए। कहकर रोली उठ खड़ी हुई और वहां से चलती बनी। और आज पूरे 20 वर्षों के बाद वे फिर सामने थी, एक तलाक के केस की काउंसलिंग में बिजी। वे एक कन्या और उसके परिजनों को समझा रही थी। जरा सी बात को तूल देना ठीक नहीं। अपनी लड़की से पूछा आपने, वह तलाक चाहती भी है या नहीं? फिर लड़की से मुखातिब होकर बोली, तुम बिना किसी दबाव में आए स्पष्ट बताओ, तुम तलाक चाहती हो क्या? कुछ पलों की चुप्पी के बाद लड़की ने नामे सिर हिलाया। संबंधों का तलाक करवा दोगे? मन का मन से तलाक कैसे करवा पाओगे? अपने आम को संतुष्ट करने के लिए बेटी को ढाल मत बनाओ। वह तलाक नहीं चाहती है, उसके फैसले का स्वागत करिए आप लोग। परिजन भी शायद संतुष्ट हो गए थे। लड़की अपने पति और परिजनों के साथ चली गई। वे चेयर पर सिर पीछे टिकाकर निढाल से बैठ गई थी। तो फिर रुकवा दिया एक तलाक? मैं मुस्कुरा कर बोली, बधाई हो। अब क्या सोच रही हैं आप? यही यही सोच रही हूँ कि काश 22 साल पहले मुझे कोई रोली मिल गई होती। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी तलाक। उम्मीद है कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। साथ ही कहानी पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।